नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस बुलेटिन में बात करेंगे कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा के मामले में आरोपियों की तलाश तेज हो गई। सीसीटीवी फुटेज से एक आरोपी की पहचान की जा रही है। अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 40 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हैं, जबकि 1000 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पत्थर बरसाने वालों को लेकर सरकार बेहद सख्त है। हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। कानपुर हिंसा के आरोपियों की तलाश तेज हो रही है और इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से एक शख्स की पहचान की जा रही है। जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है। 40 से ज्यादा लोगों पर नामजद केस दर्ज हो चुका है। कानपुर में हुई हिंसा पर योगी सरकार फुल एक्शन के मूड में नजर आ रही है। दोषियों की तलाश जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं संपत्ति जब्त करने का भी खाका तैयार हो रहा है। इस बीच हिंसा की जांच में साजिश की बूर आ रही है, जिसके तार लखनऊ तक पहुंचे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है और उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है जो इस हिंसा में शामिल था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर में पत्थर बरसाने वाला हर चेहरा सीसीटीवी में कैद है। पत्थरबाजी के एक फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। हिंसा फैलाने वाले हर शख्स के पूरे हिसाब की तैयारी हो रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी है तथा जो सार्वजनिक तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसके रिकवरी के बारे में भी हम लोग इस केसेस में धाराएं लगा रहे हैं, ताकि उपद्रवियों से जो क्षतिपूर्ति हुई है सरकारी संपत्ति की या किसी के प्राइवेट संपत्ति की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। शुक्रवार को उपद्रवियों ने कानपुर शहर का माहौल बिगाड़ा। अब पुलिस प्रशासन हर एक आरोपी की धरपकड़ कर रही है। पत्थर बरसाने वालों को ढूंढ कर तलाश रही है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो ये बता रही है कि कैसे एक उमड़ी भीड़ ने शहर की शांति भंग कर दी थी। कानपुर की नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ अचानक से कैसे उन्मादी हो गई, ये सीसीटीवी वीडियो इसका सबूत है। तेजी से दौड़कर आते ये सभी उपद्रवी सामने की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ अपने साथ पत्थर लेकर आए हैं तो कुछ सड़क से ही पत्थर उठा रहे हैं। इस बात से बेखबर कि इन सब के चेहरे इस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। 3 एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से पत्थर बरसाने वाले कई लोगों की कुंडली पुलिस के हाथ पहले लग चुकी है। कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है, हिंसा फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 3 दर्जन के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे बलवे में जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस को हासिल हुए हैं, उससे उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिन्होंने हिंसा की, पथराव किया और कानपुर के अमन चैन में आग लगा दी। लेकिन सबसे अहम है हयात जफर हाशमी का नाम। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाला हयात हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हयात का नाम CAA NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी था।
हिंसा के हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने रातों रात ही सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा के मामले में कुल 3 FIR हैं। 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद कानपुर में अब भी तनाव है। पुलिस जल्द हर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है ताकि कानपुर पत्थर चलाने वाले हर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला, रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक संवाददाता संतोष लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखानी जरूरी है क्योंकि कानपुर हिंसा संयोग था या प्रयोग। अब इस मामले की पड़ताल यूपी पुलिस कर रही है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। सवाल ये कि आखिर इतनी भीड़ कैसे पहुंची, किसने भीड़ को उकसाया। मामले में अब PFI की एंट्री भी हो चुकी है। कानपुर में कैसे देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। कैसे जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उपद्रवियों के हाथों में पत्थर कहां से आए। कैसे देखते ही देखते देसी बम से हमला होने लगा। देसी कट्टों से फायरिंग होने लगी। सवाल तो कई हैं और हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ पुलिस इन सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में जुटी है। क्योंकि देश में पिछले कुछ समय में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कई मामलों की तरह कानपुर हिंसा में भी कट्टरवादी इस्लामिक संगठन PFI का नाम सामने आ रहा है। हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से CCTV फुटेज, साथ में इनके WhatsApp पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आरोप यह है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई और उसी साजिश के तहत कानपुर में हिंसा भड़काई गई। क्योंकि पुलिस के समझाने के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के बंद की अपील वापस भी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे। साजिश का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पत्थर बरसाने वाले लोगों ने यहाँ भी दुकानों पर लगे CCTV कैमरे को तोड़ने की कोशिश की ताकि उनके चेहरे ना पहचाने जा सके। और अब हम वो CCTV दिखा रहे हैं जिस CCTV को तोड़ने की कोशिश की गई। जी, ये वो CCTV है। इस CCTV के जरिए ही वो तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पत्थरबाजी की गई। दावा ये भी है कि भीड़ में शामिल लोग स्थानीय नहीं थे। ऐसे में सवाल ये है कि महज 15 मिनट में हजारों लोग एक ही जगह पर कैसे पहुंच गए। तो समझ नहीं पा रहे उसके अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत सारे लोग थे एक्चुअली में, हजारों की संख्या में लोग थे, समझ नहीं पा रहे उसमें। कानपुर हिंसा की हर पहलू से पड़ताल कर रही यूपी पुलिस भी इसके पीछे बड़ी साजिश की बात कह रही है और जल्द ही पूरी साजिश के खुलासे का दावा कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि शहर में हिंसा तब भड़की जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी आदित्यनाथ तीनों कानपुर में थे। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे संवेदनशील मौके पर कानपुर के ही दूसरे हिस्सों में जंग छिड़ी। ऐसे में इस हिंसा के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस जांच कर पत्थरबाजों के पूरे प्लान और साजिशकर्ता का पता लगाने में जुटी है। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला, रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
मास्टरमाइंड तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन अभी भी आरोपियों की तलाश जारी है और इस कानपुर हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। संयोग था या प्रयोग था? संतोष के पास चलते हैं और ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। संतोष, जिस तरह से कानपुर में हिंसा भड़की, अब जांच एजेंसियां साजिश की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ अब तक जांच एजेंसियों के हाथ लगा है? क्या है ताजा अपडेट? देखिए, जो साजिश की जो पूरी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे कानपुर में अमन चैन को आग लगाई गई, उपद्रव हुआ, बलवा हुआ और इसी को डिकोड करने के लिए कानपुर पुलिस और खास करके क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। और अभी तक जो हमारी पुलिस कमिश्नर कानपुर से बात हुई, उनका कहना है कि हम सारे पहलू की, यानी कि पीएफआई कनेक्शन जो बताया जा रहा था, आशंका जो जताई जा रही थी, उससे इनकार नहीं कर रही है कानपुर पुलिस। उस पहलू पर भी जांच कर रही है, क्योंकि इसमें जो फंडिंग की गई वो बहुत अहम हो जाती है। जो साजिश करता है जफर हयात हाशमी, उसके द्वारा ये पूरा कॉल किया गया था। बताया जा रहा है कि यही मेन मास्टरमाइंड है, जिसको कि कल कानपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। अब इसके फंडिंग को और इसके तमाम बैकग्राउंड्स में जुड़े लोगों को के बारे में तलाश की जा रही है और यूं कहा जाए कि साजिश की पूरी प्लानिंग को डिकोड करने में लगी हुई है कानपुर पुलिस। जी। और संतोष, ये दंगों के जरिए उत्तर प्रदेश को फिर से दहलाने की साजिश भी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी कार्रवाई इस मामले में हो वो एक नजीर बने। देखिए, बिल्कुल, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब परसों घटना हुई, उसके बाद रात में 10:30 बजे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अफसरों को सख्त हिदायत दी कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाए और जो लोग भी इसमें शामिल हो, चाहे जो पत्थरबाजी खुद कर रहे हो या वो किसी से साजिश के तहत उस प्लानिंग का हिस्सा हो, उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, उनके संपत्ति की जांच होगी। ये तमाम पहलू है जिनको की जांच करने के लिए कह दिया गया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। संतोष, जिस तरह से अब तक इस मामले में 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बुलडोजर भी तैयार हैं, क्या लग रहा है कि और कितना वक्त लग सकता है पूरी की पूरी साजिश से पर्दा उठने में? देखिए, साजिश का पर्दा उठाने के लिए अब जो कानपुर पुलिस है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए, खास करके जफर हयात हाशमी, इसके साथियों को अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान जो तथ्य आएंगे वो बेहद अहम होंगे। उस पूछताछ का जो हिस्सा होगा वो होगा जफर हयात हाशमी के जो बैंक अकाउंट में जो जानकारी होगी कि कहाँ से फंड आया, क्या उसका बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है और कौन लोग हैं, उससे पूछताछ में सामने आएगा। अभी बताया जा रहा है कि 5 लोग आइडेंटिफाई और हुए हैं जो जफर हयात हाशमी के बेहद करीबी थे, वो कानपुर पुलिस के रडार पर हैं। तो यानी कि अभी और गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ में कई और तथ्य भी सामने आएंगे। जी, शुक्रिया संतोष। तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपका रुख करते रहेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हापुड़ की खबर दिखाते हैं। हापुड़ की फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में कारतूस जैसी चीजें बरामद हुई हैं। शक है कि टॉयगन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस यहां बनाए जा रहे थे, जिनमें बारूद का इस्तेमाल होता है। हापुड़ पुलिस और फोरेंसिक टीम के अलावा ड्रोन के जरिए भी पूरी फैक्ट्री की मैपिंग की गई है, उसके फुटेज लिए गए हैं ताकि ये पता चले कि इस धमाके का कितना बड़ा असर पूरी बिल्डिंग पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास की बिल्डिंग में छतें टूट गई। बिल्डिंग से कंटेनर के बड़े बड़े लोहे के टुकड़े दूर तक हवा में बिखर गए। ड्रोन के जरिए पूरी फैक्ट्री की मैपिंग की जाएगी और लगातार लापरवाही प्रशासन की तरफ से जो हुई है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिरकार ये बड़ा हादसा हो ही गया। 6 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरी खबर को आप जरा समझिए। बॉयलर में जबरदस्त ये धमाका हुआ, 3 टप्पर हवा में उड़ गए। धमाके के बाद भगदड़ वहां पर मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फंसे हुए लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है और 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। 12 परिवारों में मातम पसरा है। हापुड़ की एक फैक्ट्री में कुछ इस तरह हुआ एक बड़ा हादसा जिसने कई मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया।
सीसीटीवी फुटेज में पहले सब कुछ शांत दिखा, लेकिन फिर अचानक एक धमाके के साथ बॉयलर फट गया। इसके बाद फैक्ट्री के टिन हवा में उड़ते दिखे। कुछ सेकंडों तक यूं ही टीन टप्पर उड़ते रहे। और फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग हादसे वाली फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रियों से भी डर के मारे भागकर निकलते दिखे। पहले मौतों का आंकड़ा कम था, लेकिन हर चंद मिनट के बाद ये बढ़ता गया और आखिर में पाया गया कि हादसे ने 12 मजदूरों की जान ले ली है। कई दूसरे मजदूर घायल हो गए। हादसा हापुड़ के धौलाना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रूही इंडस्ट्रीज में हुआ। कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएम के मुताबिक लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का था। अब फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी कि किस केमिकल की वजह से धमाका हुआ। शक है कि यहाँ पटाखे और केमिकल बन रहे थे। यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। यहाँ अनुमान्यता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दी गई थी एंड उस पर अभी हम लोग जांच प्रक्रिया में है पूरा कि कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी और क्या काम कर रही थी, वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खुद एसपी ने आगे बढ़कर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी दाखिला कराया गया है। पहली जिम्मेदारी इस बात की थी जो इंजर्ड है उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। सभी डॉक्टर से बात कर ली गई तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इसको यहाँ पर लाइसेंस था, हमको इसको हर एंगल से हमने फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसको हम लोग लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे और जो भी दोषी होगा चाहे जो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सवाल ये है कि एक इंडस्ट्रियल इलाके में अगर लाइसेंस के नियम शर्तें तोड़कर फैक्ट्री में केमिकल का काम हो रहा था तो जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे और 12 मौतों के जिम्मेदार इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, आज तक। तो अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और 12 निर्दोष जानें चली गई। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी हापुड़ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, और क्या कुछ ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर मिल रही है, क्योंकि लापरवाही की बात तो सामने आ रही है, लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए लापरवाही है क्योंकि शायद प्रशासन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम पर जो लाइसेंस दिया गया है वहां पर दरअसल चल क्या रहा है। हम आपको देखिए दिखाते हैं, सामने की आप छतें तो देख ही रही हैं, जो वो फैक्ट्री है उसके बगल वाली फैक्ट्री की भी आप छतें देखिए, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। और धमाका कितना जोरदार था कि आप फैक्ट्री की देखिए, जो फैक्ट्री की जो कंक्रीट का आगे का बना स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, उसमें भी दरारें आ गई हैं। जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, धमाके की जानकारी मिलती है बॉयलर की, और यहाँ पर जब लोगों की इंजरीज देखती है तो इंजरीज देख के पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि बॉयलर अगर फटता, कोई केमिकल का अगर काम हुआ रहता तो उसकी इंजरीज अलग थी, और जो यहाँ पर जिस तरीके से मजदूर थे जो काम कर रहे थे उनकी इंजरीज बिल्कुल अलग थी। और दूसरी चीज मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके की चीजें, ये देखिए इस तरीके के पूरे इलाके में इस तरीके की चीजें बिखरी पड़ी हैं, और इससे जो पहला शक गया प्रशासन का कि इसमें जो टॉय गन होती है जो बच्चों की, उसके लिए ये गोलियां बन रही थी। तो इसमें जाहिर तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए कहीं बारूद तो अंदर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि धमाका और धुआं, जो धुआं होता है, अगर केमिकल अगर यहाँ पे ब्लास्ट होता है और केमिकल ब्लास्ट में काले रंग का धुआं होता है, लेकिन यहाँ पर जो धुआं निकला था लोगों का कहना है कि वो सफेद रंग का धुआं था। यानी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पर बारूद अंदर रखा हुआ था जिसमें काम चल रहा था, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर की छत उड़ गई, आगे जो पूरा कंक्रीट का जो हिस्सा है उसमें दरारें आ गई, और जो लोग अंदर थे 12 की तो मौत हो गई है, उनकी इंजरीज बेहद भयानक थी। कुल 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 बेहद सीरियस है, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग में भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी, उसने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए हैं,
इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यहाँ पर वो बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि उसमें इंजरीज किन चीजों की वजह से हुई, क्या फटा, ये सारी चीजें जो डॉक्टर उसमें लिख के देगा तो जाहिर तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण सुराग होगा। पुलिस ने यहाँ पर 304 यानी गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है और जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, और इस तरह की कार्रवाई बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 12 मजदूरों की दुखद मौत इस हादसे में हो गई। उसकी जवाबदेही किसकी, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर जो लिया गया था वो यहाँ पर लिया गया था परमिशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनेंगे। लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी ने इस फैक्ट्री का रुख किया? ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए यहाँ पे तमाम जो है फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर अलग थाना होता है, अलग यहाँ पर प्रशासन होता है। जो लोग लाइसेंस जारी करते हैं, क्या वो कभी दोबारा विजिट कर कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज का लाइसेंस लिया गया है क्या वही चीज यहाँ पर बन रही है? नहीं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आपने लाइसेंस लिया है तो जाहिर तौर पर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के आइटम की खरीद फरोख्त करेंगे, और उसके बाद जब आप वो कच्चा माल खरीदेंगे, ये फैक्ट्री यहाँ बनाएंगे, उसे आगे भेजेंगे, आगे जब बेचेंगे तो उसकी भी रसीदें आएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप जब जाएंगे आगे तो आप आराम से। बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर लापरवाही से हादसे हो रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं और ना जाने कब सीख ली जाएगी। आपने बिल्कुल एक सही सवाल उठाया कि क्यों नहीं कोई इंस्पेक्शन के लिए जाता, क्यों नहीं वक्त वक्त पर चेकिंग की जाती कि जिस चीज का लाइसेंस दिया हुआ है क्या उसी तरह का काम हो रहा है या नहीं। हिमांशु, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और जानकारी आपसे जुटाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। पारा चढ़ने के साथ ही आग की लपटें भी डरा रही हैं और हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सूरत की कपड़ा मिल में आग लग गई। होशियारपुर के जंगल में लगी भीषण आग ने आसपास के गांवों को भी चपेट में ले लिया। तो एक तरफ हिमांशु हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से फैक्ट्री में धमाका होता है और कई तरह के सवाल अब इस हादसे के बाद भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से, किस कदर लापरवाही की गई जिसकी वजह से इतना भयंकर भीषण हादसा पेश आया। उसके साथ ही आप देखिए सूरत, होशियारपुर और बागेश्वर से भी आग ही आग की तस्वीरें और खबरें मिल रही हैं।